रहे हैं हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना महामारी से निपटने की। तमाम कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में 4,03,738 नए कोरोना के केसेस सामने आए और 4,092 लोगों की जान भी गई, जिसके बाद देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,22,96,414 हो गई है और कुल मौतों का आंकड़ा 2,42,362 तक पहुंच चुका है। देश में एक्टिव केसेस की यदि हम बात करें तो 37,36,648 केस हैं, जबकि 1,83,17,404 लोग अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। जबकि देश में अब तक 16,94,39,663 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लग चुकी है। मात्र 24 घंटे में 20,23,532 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत में अब तक कोरोना के कुल 30,22,75,471 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 18,65,428 सैंपल कल टेस्ट किए गए। आपको मालूम हो, कोविड-19 एक इंसान से दूसरे इंसान के जरिए अपना रास्ता बनाता है और धीरे धीरे ये पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेता है। ऐसे में किसी संक्रमित रोगी की घर पर देखभाल करना उनके लिए और भी कठिन हो जाता है, जिनके घर में छोटे बच्चे या फिर बड़े बुजुर्ग रह रहे हों। हालांकि हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, कुछ टिप्स भी देंगे जिनके जरिए आप अपने खास व्यक्ति की घर पर रहकर भी केयर और देखभाल कर सकते हैं, साथ ही कोविड से अपना और बाकी सदस्यों का बचाव भी कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट से जानेंगे कोरोना संक्रमण होने पर घर में इलाज हम कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ कई और सवाल हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे और अपने तमाम दर्शकों को भी ये कहना चाहेंगे कि यदि कोविड महामारी को लेकर आपके भी कोई सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं, अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, गाइडलाइंस लेना चाहते हैं डॉक्टर्स के माध्यम से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ एक बार फिर से अपने दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल जुड़ेगा, तमाम डॉक्टर्स जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे और कोविड महामारी को लेकर ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे जिनके माध्यम से हमें सहायता मिल सकती है, हम सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस महामारी के दौर में भी अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसी बीच में मैं स्वागत करना चाहूँगी, हमारे साथ डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा फिजिशियन जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ इसके अलावा मैं बात करूंगी, हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर जुड़ेंगे। डॉक्टर अनिल मावी कुछ समय में हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर राकेश वर्मा जी एचओडी कार्डियोलॉजी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही साथ डॉक्टर आंचल कपूर फिजिशियन भी हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ेंगी और नमिता दुबे योग काउंसलर भी, डॉक्टर नमिता दुबे योग काउंसलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और सबसे पहले कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। डॉक्टर अनुराग, आपके पास आऊँगी और आजकल कोविड को लेकर जिस तरह से पैनिक है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में यदि किसी को नॉर्मल फीवर भी आता है तो सबसे पहले तो लोग घबरा जाते हैं और कुछ लोग इसे कोविड समझकर पैनिक कर जाते हैं, तो कहीं कुछ लोग काफ़ी लंबे समय तक बुखार का इलाज कराते रहते हैं और उन्हें इस बात को लेकर जागरूकता नहीं होती कि उन्हें टेस्ट कराना चाहिए। पहला सवाल आपसे ये है कि यदि बुखार आए तो कितने दिनों के बाद हमें सचेत रहने की जरूरत है? कि आज अगर जब फीवर आता है तो सबसे पहले तो हमें डर जाना चाहिए और डरना ही अच्छा है कि अगर डर जाते हैं और फीवर आता है तो वी शुड कंसिडर इट एज कोविड अनलेस एंड अनटिल प्रूव्ड नेगेटिव। अगर फीवर आता है तो हम पहले कोविड की तरफ ध्यान लगाएं, बाकी सिम्टम्स देखें, खांसी जुकाम सर्दी अगर साथ में है, कुछ सांस लेने में तकलीफ है और फीवर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, अचानक फीवर बढ़ा है, सांस लेने में दिक्कत हुई है, तो सबसे पहला ध्यान हमारा कोविड की तरफ जाना चाहिए। और एक छोटा सा एंटीजन टेस्ट अगर पॉसिबल हो तो करा लें, अगर नहीं कराना चाहते हैं तो आरटीपीसीआर में फिर भी बहुत सारी जांचों में आ रहा है। और अगर आरटीपीसीआर भी नहीं आता और सिम्टम्स बने हुए हैं, तब सांस की दिक्कत है, तब हम आरटीपीसीआर के बारे में आगे सोचते हुए एक एचआरसीटी कराते हैं। और इन सब जांचों में अगर कुछ
नहीं आता है और फिर चीजें मेंटेन होती हैं, तो हम नॉर्मल जांचें हैं, टाइफॉइड है, वायरल फीवर है, नॉर्मल वायरल फीवर है, और भी चीजों के बारे में सोच सकते हैं। जी बिल्कुल। आपके पास वापस लौट कर आऊंगी आगे के कुछ सवालों के लिए। हमारे साथ डॉक्टर राकेश वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, एचओडी कार्डियोलॉजी है। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी, इन दिनों काफ़ी केसेस में ये देखा गया है कि कोविड पेशेंट जो होते हैं वो एक तरह से ऐसा लगता है कि वो ठीक हो चुके हैं, और ठीक होकर जब घरों में वापस आते हैं तो कई केसेस में हमने देखा है कि हार्ट अटैक्स भी आ रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों ऐसा पेशेंट्स के साथ हो रहा है? कोविड वायरस जो है खाली लंग में ही नहीं रहता है, लंग और हार्ट में दूरी बहुत कम होती है। और जैसे जैसे जो है लंग में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, क्योंकि कोविड वायरस की सबसे बड़ी खासियत क्या है, और ये डेंजरस वायरस कहलाता है, क्योंकि लंग का सारे लोग, सारे सेगमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो बहुत ही नज़दीक दूरी पर रहता है हार्ट के। तो हार्ट में ये 3 तरह से प्रभावित करता है कोविड वायरस। जैसे कि हार्ट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मसल में हो जाता है तो मायोकार्डाइटिस हो जाती है, हार्ट की मांसपेशियां सूज जाती हैं और वो काम कम करती हैं। दूसरी, हृदय की जो करोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लॉकेज, माइक्रोथ्रोम्बाई जो है कि बन जाते हैं इस कोविड वायरस के कारण, तो वो करोनरी आर्टरी डिसीज की तरह प्रेजेंट करते हैं, ACS की तरह प्रेजेंट करते हैं। तीसरा, गट डिस्टर्बेंस जो सबसे ज्यादा हो रही है, और वो कंडक्शन टिश्यू को इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं, तो गति का डिस्टर्बेंस, टैकी और ब्रेडी की तरह कार्डियक कोविड पॉजिटिव पेशेंट प्रेजेंट हो रहे हैं। जी बिल्कुल। खंडवा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सबसे पहले जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना नाम बता दें। बीडी कलरिया। जी कलरिया जी, क्या सवाल है आपका? जी, आप क्या जानना चाहते हैं, अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार। ये सवाल ये था, वो है ना, उसके 3 महीने का बच्चा है, छोटा बच्चा, क्या वो इंजेक्शन लगा सकती है ये वैक्सीन का? जी, आपका सवाल एक बार आप फिर से दोहरा देंगे? छोटा पोता है 3 महीने का, क्या उसकी मम्मी वैक्सीन लगा सकती है? जी बिल्कुल, हम आप का सवाल को ज़रूर डॉक्टर साहब के सामने रख देते हैं। डॉक्टर अनुराग, यहाँ पर हमारे एक दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनकी बहू का बेटा है, 3 महीने का है, क्या वो वैक्सीनेशन करवा सकती हैं? वैक्सीनेशन करा सकती हैं। देखिए, अभी तक जो चीजें हैं, प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग लेडीज के ऊपर कोई अभी ऐसे ट्रायल्स नहीं हुए हैं, और हमें लगता है कि अगर वो फीड करा रही हैं तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। फीड जब थोड़ा सा वेट करके उसके बाद जो ट्रायल्स आ जाते हैं उसके बाद में वो कराएं तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल। इसी बीच में हमारे साथ डॉक्टर अनिल मावी, ड्रग रिसर्चर, दिल्ली से भी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी कार्यक्रम में, और उसके बाद आपसे सवाल मेरा ये है कि जल्द ही DRDO की जो वैक्सीन आई है जिसको मंजूरी मिली है, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि कितनी कारगर होगी ये कोरोना के इलाज में, और दूसरा सवाल ये है कि क्या बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, जिनके लिए लोगों के बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं कि कितनी जल्दी इनके लिए वैक्सीन आएगी, तो आपको क्या लगता है कितने समय में हम वैक्सीन इनके लिए उपलब्ध करा पाएंगे? जी डॉक्टर अनिल से शायद मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, अनुरोध करेंगे एक बार फिर से कांटेक्ट को बरकरार किया जाए, नेटवर्क को। इसी बीच में हमारे साथ दर्शक है सुरेश, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जो है 9 अप्रैल को वैक्सीन लगवाई थी जी, और 16 अप्रैल को मुझको कोरोना हो गया। जी हेलो जी, आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल पूरा करें। और 26 को मेरी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई, जी तो मैं वो डॉक्टर्स के थ्रू जो दवाएं दी उन्होंने, वो हमने दवाएं ली, तो 7 तारीख को निगेटिव आ गई रिपोर्ट। जी, और 7 लेकिन मई मुझको को अभी 7 मई को नेगेटिव आई है। हाँ 7 मई को निगेटिव आ गई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझको अभी हल्की फुल्की खांसी है, और क्या वो, और हमारा सेकंड टीका ड्यू होने जा रहा है, तो लगवा सकते हैं? जी, फिलहाल जितनी जानकारी हम लोगों को है उसके हिसाब से आपको 3 से 4 हफ्ते रुकना चाहिए, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर अनुराग भी जुड़े हुए हैं, आपका सवाल मैं उनके सामने रख देती हूँ। डॉक्टर अनुराग, हमारे जो दर्शक हैं इनको कोरोना हुआ था, टीका फर्स्ट डोज लग चुका है,
7 मई को रिपोर्ट आई है जो कि नेगेटिव बता रहे हैं। ये अभी और कितने दिन रुकना होगा? कुछ लक्षण भी अभी बने हुए पोस्ट कोविड के। देखिए, जब तक लक्षण पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते, सिम्टम लेस पेशेंट के होने के बाद में 20 से 25 दिन वेट करना चाहिए, उसके बाद वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, आपके पास आना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दूसरी बात ये है कि DRDO की वैक्सीन को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि ये वैक्सीन कोरोना पर बहुत कारगर साबित होगी, इस बारे में आपसे मैं आपकी सलाह लेना चाहूँगी, कितनी कारगर होगी? दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेकर लोगों में काफ़ी आशाएं हैं और लोग ये जानना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि कब तक वैक्सीन आ सकती है। इस बारे में हमें और कितना लंबा इंतजार करना होगा? जो अभी ये जो DRDO की जो वैक्सीन का ही है 2-deoxy करके, इसमें क्या है कि उन्होंने ट्रायल भी किया है। तो ये उन्होंने जो ट्रायल किया है इसमें मॉडरेट केसेस में और जो सीवियर केसेस में ये दवाई थोड़ी कारगर साबित हुई है। तो इसमें ये चीज है कि इसमें जो ट्रायल किया गया है उसमें तो इसमें जो वेरी सीवियरिटी केस हैं, ज्यादातर जो सीवियर है कोविड से, तो उनमें ये दवाई थोड़ी कारगर साई हुई है। और अगर हम इसको मॉडरेट पेशेंट को अप्लाई करते हैं एज पर रूल, तो उसमें काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं इसमें। जी बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर अनिल, यहाँ पर बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए मैं ख़ास तौर से आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि एक बड़ा तबका है और अभी भी कहीं ना कहीं डर में जी रहा है। और कितना लंबा हमें इंतज़ार करना पड़ सकता है इनकी वैक्सीन के लिए? जो लैक्टेटिंग फीमेल्स हैं और प्रेगनेंसी लेडीज और बच्चों के लिए अभी तक इन पे कोई ट्रायल नहीं हुआ है। बट ये देखा जा रहा है कि जो फॉरेन में भी जो रिसर्च हुई है अब तक, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में कोवैक्सीन और कोविशील्ड ज्यादा आ रही है, लोग लगा रहे हैं, उनके कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। हल्का सा मामूली सा सबको फीवर ही आता है। तो नॉर्मली जैसे छोटा बच्चा होता है उसको जब वैक्सीनेशन दिया जाता है आफ्टर बर्थ, तो उसको भी फीवर आता है। तो होप्स हो कि विद इन 2 मंथ बच्चों के लिए और लेडीज के लिए भी, जो फीमेल्स हैं प्रेग्नेंट लेडी, तो उनके लिए भी वैक्सीनेशन आ जाएगा। उनका अंडर ट्रायल चल रहा है। वापस लौटकर मैं आऊँगी। और इसी बीच डॉक्टर राकेश, आपके पास आना चाहूँगी। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कई बार पेशेंट्स का पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हल्की जब तक कुछ सिम्टम्स होते हैं तब तक लोग RT-PCR टेस्ट नहीं कराते हैं और तब तक श्योरिटी नहीं होती है कि कोरोना पॉजिटिव है व्यक्ति या नहीं। यदि कोई व्यक्ति साधारण है और हल्की सी सांस फूलती है, तो उसके लिए सबसे पहले तो तत्काल उसे क्या करना चाहिए और उसके बाद क्या उसे कोरोना टेस्ट के लिए जाना चाहिए? देखिए, ये हमारा पैंडेमिक का समय चल रहा है। जैसा कि अनुराग जी ने कहा था, मेरा ये कहना है कि इस समय जो भी फीवर होगा, फीवर विद कफ एंड कोल्ड, वी शुड ट्रीट एज ए कोविड। और हम सभी लोग जो है 99% टाइम सही होंगे। तो इसलिए कोई भी फीवर इस समय आ रहा है पैंडेमिक टाइम में, जो भी कोविड के सिम्टम से लगभग मिल रहा है, तो हम कोविड ही मानेंगे उसको, अनलेस टू अदरवाइज। जी बिल्कुल। साथ ही साथ नमिता जी, आपके पास मैं आऊँगी। और इस समय जो माहौल चल रहा है, जिस तरह महामारी का दौर है और चारों तरफ नेगेटिविटी है, ऐसे में हम कैसे अपनी मेंटल पीस को मेंटेन रखते हैं, कैसे अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। काउंसलिंग के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम आजकल अपने आप को कैसे बैलेंस रख सकते हैं और आज के दौर में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेकर चल सकें और अपने माहौल को बेहतर बना सकें। अगर सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो कोविड पेशेंट होता है वो तो मेंटल स्ट्रेस से गुजर ही रहा होता है, उसकी पूरी फैमिली मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही होती है। और उसके साथ जो लोग कोविड पेशेंट नहीं होते, वो अपने आसपास के माहौल को देखकर इतना डिप्रेशन में जा चुके हैं कि अगर हल्की सी खांसी आई, कोई भी फील आता है, तो बस यही डर उनके मन में आ जाता है कि कोविड हो गया। और हमेशा कहा गया है कि अगर आप डर जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल आपका जो होगा वो कम होता चला जाएगा। इसी तरीके से आपकी पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो होती है वो भी डिसबैलेंस हो जाएंगी। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आपके अंदर खुद ना खुद और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्वस्थ हैं तो हमें जो भी एक्सरसाइज है उनको करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में मूवमेंट बहुत अच्छा रहे, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहे, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो अच्छा रहे। प्राणायाम के माध्यम से हम इन चीजों को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जो मेडिटेशन है, तो मेडिटेशन में इस वक्त कोई ध्यान लगाकर नहीं बैठ सकता है। 15 मिनट 20 मिनट किसी के लिए ध्यान लगाना मुश्किल होता है।
तो हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम हम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम हमारे स्ट्रेस को कम करने में बहुत अधिक सहायक होता है। इसके अलावा हम सेल्फ टॉक कर सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं, आंखें बंद कर भी कर सकते हैं या मिरर के सामने खड़े होकर हम बात कर सकते हैं अपने आप से। इस तरीके से अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। जो गुण मेरे परमपिता परमेश्वर में है, मेरे माता पिता में है, वही मेरे अंदर भी है। और मैं परमपिता परमेश्वर सदैव मेरे साथ है, मेरा कुछ गलत नहीं हो सकता। इस तरीके से हम लोग कुछ 4-5 लाइनें तैयार करते हैं और उनको दिन में 2 से 3 बार उस व्यक्ति से सेल्फ टॉक करने की बात करते हैं, अपने आप से वो व्यक्ति बात करता है और इन सारे प्रोसेस से वो अपने आप को सही कर सकता है। ये प्रोसेस होता है जैसे मेडिकल में है, उसी तरीके से योग भी एक थेरेपी है। अगर उसे हम थेरेपी की तरीके से काम करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। अलग कोविड पेशेंट हो चुका है, उसकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज अलग होगी। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज और सारी चीजें जो आप आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, वो अलग होगी। इसको एक थेरेपी की तरह लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और हमारा सहायक भी रहेगा एलोपैथी के साथ भी और सारी मेडिसिन के साथ। तो हमें थेरेपी के रूप में लेना होगा। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग योग होता है। जी बिल्कुल, आपके पास नमिता जी मैं वापस लौट कर आऊंगी। इसी बीच हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, बीके शर्मा जी हल्द्वानी से हमारे साथ लाइन पर हैं। जी बीके शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। जी अपना सवाल पूछें आप। हाँ डॉक्टर, मैं डॉक्टर से ये जानना चाह रहा था, मेरे को एक्चुअली कोरोना हो गया था ना। जी वैक्सीन ये जब हो रहा तो वैक्सीन कितने दिन बाद लगानी चाहिए? जी आपको कोरोना होकर क्या आप रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है आपकी? हाँ जी आवाज आ रही मैडम। जी कितने दिनों पहले आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है? हाँ रिपोर्ट नेगेटिव है। कितने दिनों पहले नेगेटिव आई है? रिपोर्ट तो मेरी करीब 20 दिन हो गए। 20 दिन हो चुके हैं, ठीक है। जी बिल्कुल। डॉक्टर राकेश यहाँ पर आपसे सलाह लेना चाहूँगी। हमारे दर्शक हैं, इनका ये मानना है कि कोविड पेशेंट हो चुके थे, ठीक हो चुके हैं, 20 दिन हो चुके हैं। हालांकि 3 से 4 हफ्ते का समय बोला जा रहा है, लेकिन तब भी आपसे मैं सलाह लेना चाहूँगी, ये कब वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं? यूजुअली जो आप इस समय कहा गया है कि 2 से 3 महीने के बाद ही जाना चाहिए। 2 महीने का हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब कोविड हो चुका होता है एनफ एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बन जाती हैं और ये नेचुरल। तो 2 महीने का जो है 2 महीने के लिए हमें लग रहा है वेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपके पास वापस मैं लौट के आऊँगी। अगले कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बता दें आप। जी मैम, सचिन मिश्रा नाम है मैम। जी सचिन जी सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं? जी मैम लगभग 21 दिन पहले हमको हल्का सा फीवर आया था। आज 21 दिन हो गया मैम हमको। जी तो यही हमारे पास में डॉक्टर थे मैम, तो उनसे दवा ली थी तो बुखार तो उतर गया, खांसी आ रही थी वो भी ठीक हो गई है, लेकिन गले में खराश है अभी, वो नहीं जा रही है मैम। हमने मैम उसके बाद हम घर में मतलब कि क्वारंटाइन हो गए रूम में। उसके बाद घर से बाहर नहीं निकले, कहीं भी नहीं गए हैं। जी इस समय खांसी के अलावा और कोई सिम्टम आपको नजर आ रहे हैं? केवल गले में खराश है। जी बिल्कुल, आपका सवाल मैं जरूर रख लेती हूँ। डॉक्टर अनुराग आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर हमारे दर्शक है, कोविड हुआ था, ठीक हो चुके हैं, लेकिन गले में खांसी और खराश अभी भी बनी हुई है, क्या करना चाहिए? मैडम डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है बीच में से वही सारी। जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ और बाकी सभी लोगों से मैं अनुरोध, हमारे कॉलर्स से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगी, अपने टीवी वॉल्यूम को कृपया करके आप धीमा कर लें ताकि हम अपने एक्सपर्ट से सवाल पूछ पाएँ, उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। डॉक्टर अनुराग एक बार फिर से अपना सवाल मैं दोहरा देती हूँ। हमारे दर्शक ने हमें कॉल किया है, कोविड हो चुका है, आइसोलेशन में रह चुके हैं, काफ़ी दिनों का समय बीत चुका है, लेकिन गले में खांसी और खराश अभी भी बनी हुई है, क्या करना चाहिए? देखिए रेगुलर स्टीम इनहेलेशन इनको 2 से 3 बार करनी चाहिए। स्टीम में भी 2 तरह की स्टीम्स होती हैं। एक तो नॉर्मल स्टीम है जो आजकल लोग पतीले में करते हैं, पतीले में तौलिया रख के कर लेते हैं। उसकी जगह कुछ मशीन्स ऐसी आ गई हैं जो प्रेशर मशीन्स हैं, जो डायरेक्ट फ्लो नॉस्ट्रिल और मुंह के अंदर जाता है। वो फ्लो से अंदर ऑक्सीजन जाती है जो ज्यादा बेनिफिशियल है। दूसरी चीज है कुछ बीटाडीन गार्गल्स कुछ कर सकते हैं गले तक 2 बार के आसपास, और कुछ कफ सिरप्स हैं जो एंटी एलर्जिक कफ सिरप्स हैं, उनका यूज किया जा सकता है। एंटी हिस्टामिनिक दवाइयां आती हैं जो गले में थोड़ा सा खराश और उसको हटाने के लिए कारगर होती हैं। कुछ कफ लॉजेंसेस आती हैं, चूसने वाली गोलियां,
जिससे भी खराश और गले की ये दूर की जा सकती है। तो अपने कंसल्टेंट से संपर्क करें और प्रॉपर इलाज करके उसको ठीक करें। जी बिल्कुल। अगली कॉलर हमारे लखनऊ से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी डी के तिवारी जी, अपना नाम बता दें आप। लखनऊ से शायद हमारा संपर्क टूट चुका है। रणवीर जी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रणवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रणवीर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बलवीर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अपना सवाल रखें आप। बलवीर जी, आपकी आवाज हम तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पा रही। आपसे अनुरोध करूंगी एक बार फिर से आप अपना संपर्क साधने की कोशिश करें और उसके बाद हमसे सवाल करें। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपसे अनुरोध, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करें। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से आना चाहूँगी। डॉक्टर अनिल, आपके पास फिर से आऊँगी मैं। और मेरा अगला सवाल यहाँ पर ये है कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रिसर्च चली है, लोगों के मन में अभी भी कई भ्रांतियाँ बनी हुई हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर। अक्सर लोग इस मामले में तुलना करते हुए नज़र आते हैं। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ। कृपया उन्हें सलाह दीजिए कि इस मामले में किस तरह से चुनाव करना है और हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए जब लोग कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में, तुलना के बारे में बात करते हैं। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही वैक्सीन को पूरे ट्रायल के साथ कंप्लीट किया गया है और दोनों की एफिकेसी 80 to 85% है। और इसमें हम कुछ चुनाव नहीं कर सकते कि कोविशील्ड जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल है आप अपने वैक्सीन सेंटर पे जाके लगवा सकते हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो हार्ट पेशेंट हैं और जिनको शुगर है वो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके दोनों में से कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं वैक्सीन सेंटर पे जाके। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों में ये मिथ है कि कोविशील्ड अच्छी है या कोवैक्सीन अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही बेस्ट है और जो रिसर्च हुई है दोनों पे, जो ट्रायल से गुजरे हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके और काफी लोगों ने लगवाया। मैंने भी कोवैक्सीन लगवाया है और इसमें मामूली जो माइल्ड फीवर आता है वो नॉर्मली है, क्योंकि जब हमारे अंदर कोई भी वैक्सीन लगती है तो उसके अगेंस्ट तो इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है ताकि प्रॉपर एंटीबॉडी बन सके। जी बिल्कुल। इससे क्या जी डॉक्टर अनिल जी, आपसे यहाँ पर माफ़ी चाहूँगी। आप सभी से अनुरोध है, कृपया बने रहिएगा हमारे साथ और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहाँ पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी से जूझ रहे तमाम लोग जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं वहाँ पर जाकर उनका निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। वाराणसी के टिकरी गांव से आप ये लाइव देख पा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को। और ये आप लगातार सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं वाराणसी के टिकरी गांव से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। आज होम आइसोलेशन में जो तमाम मरीज रह रहे हैं उनका निरीक्षण करने के लिए, उनका जायजा लेने के लिए सीएम आदित्यनाथ पिछले काफ़ी दिनों से एक्टिव मोड में नजर आए हैं। तमाम स्थितियों का जायजा वो खुद ले रहे हैं और ऐसे में आज वाराणसी पहुंचे हैं। पहले कोविड सेंटर का, साथ ही साथ वाराणसी में डीआरडीओ का कोविड सेंटर बनाया। आज सुबह ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसका जायजा लिया था, उसके बाद समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया, तमाम बड़े अधिकारियों से बातचीत की, कोविड महामारी को लेकर समीक्षा की गई और अब वाराणसी के टिकरी गांव पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर लगातार उन तमाम होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से बातचीत की जा रही है, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही साथ उनसे ये भी जानकारी ली जा रही है कि किस तरह से उन्हें दवाई, मेडिकल किट उपलब्ध कराई जा रही है। और एक बार फिर से वापस लौटेंगे हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हम लगातार बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ अपने दर्शकों से एक बार फिर से हम अपील करना चाहेंगे, यदि आपके भी हेल्थ को लेकर, कोरोना महामारी को लेकर कोई भी सवाल हैं, कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल मावी, ड्रग रिसर्चर दिल्ली, जुड़े हुए हैं। साथ ही डॉक्टर राकेश वर्मा, एचओडी कार्डियोलॉजी हमारे साथ है। इसके अलावा नमिता दुबे, योग काउंसलर भी हमारे साथ बनी हुई हैं और डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा, फिजिशियन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी बीच में हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बता दें आप सबसे पहले। जी बलवीर जी, बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। 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 वर्तमान में जो ये कोरोना है, मेरा नाम है बलवीर सिंह और मैं कानपुर से बोल जी रहा हूँ। आप अपना सवाल पूरा करें, हम आपको सुन पा रहे हैं।
जी, हमारा ये कहना है कि वर्तमान में जो कोरोना की महामारी है, जो ये फिजिकल महामारी से ज्यादा मेंटल और इन्वायरमेंटल हो गई है। मनोवैज्ञानिक रूप से और सामाजिक रूप से इसका ज्यादा जो है डिस्पोज किया जा रहा है, जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही मेरा यह कहना है कि मेडिकल के एक्सपर्ट और माइक्रोबायोलॉजिकल के एक्सपर्ट की जो सारी प्रिडिक्शन थी, ये सारी रिसर्च थी, वो फेल हो चुकी है, क्योंकि प्रकृति के आगे मनुष्य द्वारा जो भी किया जा रहा है, वो ये बात स्पष्ट हो गई है कि हम प्रकृति के आगे आज भी जीरो हैं, चाहे रिसर्च का फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। और ये इस पे जो है दुनिया के सारे डॉक्टर, सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, उपचार की बात कर रहे हैं, सब तुक्कालोजी है, क्योंकि वायरस में म्यूटेशन कैपेसिटी इतनी होती है, वो मैन टू मैन वेरी कर जाती है। और लेकिन इसको जज कर पाना, बलवीर जी आपकी बात ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हम भी जिस नेचर में रह रहे हैं, नेचर यदि हमारे सामने कोई चुनौती पेश करेगी तो उससे लड़ना भी हमारा कर्तव्य है, और साथ ही साथ हमें कोशिश भी करनी चाहिए। हम हार मानकर नहीं बैठ सकते। जिस फिजिकल हेल्थ की, जिस मेंटल हेल्थ की, विल पावर की आप बात कर रहे हैं, वो आप ठीक कह रहे हैं। नेगेटिविटी फैली ज़रूर है, लेकिन उससे लड़ना हमें चाहिए भी, और ये हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर बंशीधर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बंशीधर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, ये मेरी मिसेस को ना बीच में थोड़ा तकलीफ हुई थी जी, सिर में दर्द वगैरह थोड़ा ठीक हो रहा था, तो अब तो ठीक हो गया। लेकिन अब जो डाइटिंग थी उनकी, तो डाइटिंग ठीक से ले नहीं पा रही है। जो पहले उनकी डाइटिंग थी ना जी, तो वो डाइटिंग ले नहीं पा रही, ठीक से खाना नहीं खा रही है। क्या प्रॉब्लम होगी अभी ऐसे? जी बिल्कुल, डॉक्टर अनुराग के पास चलते हैं। जी डॉक्टर अनुराग, आपसे यहाँ पर सवाल है मेरा। जो दर्शक हैं उनकी वाइफ को कुछ दिक्कतें आ रही थी, अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये अपनी बेसिक जो दवाइयाँ थी उसे ले सकते हैं कि नहीं। अब किस चीज की दवाइयाँ हैं? जी आप बलविंदर जी, क्या आप लाइन पर बने हुए हैं? संपर्क हमारा टूट चुका है। इनका जो पहले कोर्स चल रहा था, मेरे हिसाब से जो ये जानना चाह रहे हैं, इन्हें बीच में तबीयत खराब हुई थी, अब ठीक महसूस कर रहे हैं, तो ये अपना पहले का जो कोर्स है उसके बारे में बातचीत आपसे करना चाह रहे हैं। फिलहाल हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपके हिसाब से सलाह चाहूंगी। देखिए, पहली दवाइयाँ डिपेंड करता है, कुछ क्रोनिक एलिमेंट्स हैं या कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम टाइप की चीजें हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक है। अगर उनकी दवाइयाँ चल रही हैं तो फिर सब चीजों को मॉनिटर करके, ब्लड प्रेशर को देखते हुए, शुगर को देखते हुए, कार्डियक प्रॉब्लम्स को देखते हुए दवाइयाँ चलनी चाहिए। कोई अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो उन दवाइयों को विड्रॉ, अगर डाइट कम है तो दवाइयाँ कुछ सकती हैं, पर दवाइयाँ बंद मत करें बिना किसी चिकित्सीय परामर्श के। अपने डॉक्टर और कंसल्टेंट से सलाह लें। अगर वो समझते हैं कि ये दवाइयाँ कम हो सकती हैं तो जरूर कम करें। जी बिल्कुल, आप सभी से अनुरोध है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि कोरोना महामारी को लेकर लगातार हम हमारे कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो तमाम सवाल जो आपके मन में भी है, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से उठा रहे हैं और एक्सपर्ट से उनकी राय ले रहे हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं आज के दौर में। इस चर्चा को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है।
मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया को और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। अभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार कोरोना महामारी को लेकर आप तक तमाम वो जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने घरों में स्वस्थ रह सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई कोरोना पेशेंट है भी तो उसके लिए आपके पास क्या सही जानकारी होनी चाहिए, क्या सही सलाह होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप अपना धैर्य खोए बिना अपने पेशेंट को ठीक कर सकें, साथ ही अपनी मेंटल हेल्थ का भी पूरा ध्यान रख सकते हैं। यदि आपके भी कुछ सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटेंगे। डॉक्टर्स का पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ, डॉक्टर अनिल मावी, ड्रग रिसर्चर दिल्ली हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर राकेश वर्मा, HOD कार्डियोलॉजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नमिता दुबे जी योग काउंसलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा फिजिशियन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी बीच में कॉलर भी हमारे साथ हैं, दिनेश गोयल जी मेरठ से लाइन पर हैं। सबसे पहले जान लेते हैं क्या सवाल है इनका। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है जी, क्या जानना चाहते हैं? दिनेश जी सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है टीवी वॉल्यूम को डाउन करें और उसके बाद अपना सवाल करें। हाँ जी, मैं विनीत गोयल मेरठ यूपी से बोल रहा सर। लास्ट 4-5 दिन से खांसी और बुखार 99 पे अटका हुआ, 99.3, 19। तो इसको मैंने टेस्ट तो करवा लिया, रिपोर्ट नहीं आई है। तो अभी मैं अलग रूम में रहूं या अभी जहाँ बच्चों के साथ है वहाँ रह सकते हैं? जी बिल्कुल। डॉक्टर राकेश जी आपके पास यहाँ पर आऊँगी। हमारे जो कॉलर हैं उनका सवाल ये है कि 4-5 दिनों से उन्हें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, बुखार 99 है, रिपोर्ट कराइए पर रिपोर्ट जैसा हम सब जानते हैं आने में कुछ समय लगेगा। ऐसे में इन्हें क्या आइसोलेट हो जाना चाहिए? हमें कोविड की तरह ट्रीट करना चाहिए और कोविड प्रिवेंशन के लिए और जो कोविड हो जाता है उसकी पूरा पालन करना चाहिए। इनको आइसोलेट होना चाहिए जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है। पैरासीटामोल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए और जैसे रिपोर्ट पॉजिटिव आती है वैसे ही जो है परसू करना चाहिए कि नहीं एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में क्या देना है नहीं देना है, वो सब कुछ को उनको परसू करना चाहिए। जी बिल्कुल। अगले कॉलर संतोष जी देवरिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल करें आप। मैं ये कह रहा था, मैं मान लीजिए जिसको कोई सिस्टम नहीं है और थोड़ा बहुत स्वाद चला गया है। हेलो जी जी अपना सवाल पूरा करें आप संतोष जी। अच्छा, आप स्वाद जैसे कभी आ रहा है कभी जा रहा है, इसमें में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कैसे जानूंगा कि मतलब आदमी कितने दिन में ठीक होगा और क्या ठीक हो गया है? जी सांस लेने के अलावा और कोई, संतोष जी सांस लेने के अलावा और कोई दिक्कत आपको पेश आ रही है? सांस मेरी स्वाद टेस्ट में खाने का स्वाद हल्का फुल्का चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कितने दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा? उसके लिए टेस्ट कराने की जरूरत है कि नहीं है?
जी संतोष जी, मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगी, आपका सवाल मुझे ठीक प्रकार से समझ नहीं आया, आपसे अनुरोध है एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दें आप। मैडम मेरा सवाल ये है कि यदि मान लीजिए कोई किसी मरीज में कोई लक्षण नहीं है, जी ठीक है जी, और केवल उसका स्वाद जो है कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, ठीक है टेस्ट खाने में नमक उसका पता चला। जी संतोष जी, आपका सवाल मैं डॉक्टर अनुराग के सामने जरूर रख देती हूँ। डॉक्टर अनुराग जी, यहाँ पर हमारे दर्शक का सवाल ये है कि उन्हें और कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है, सिर्फ स्वाद में थोड़ी सी दिक्कत आ रही, कभी आ रहा है स्वाद कभी चला जा रहा है, इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, स्वाद नहीं आना एक कोविड का लक्षण है, और पिछली बार जब कोरोना की शुरुआत हुई थी 2019 में, तो उनमें से यह प्रमुख लक्षण पाया गया था। इस बार सिम्टम्स थोड़े से वेरी कर रहे हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, नए नए सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं, पर उनमें से एक लक्षण ये कोविड का है। इसलिए ये अपने आप को कोविड मान के चलें, कोविड की जांच कराएं, आइसोलेशन में रहें और अपने डॉक्टर से संपर्क करके कोविड की दवाइयां जो इनिशियल स्टेज में स्टार्ट होती हैं वो स्टार्ट करें और सारे प्रिकॉशन लें। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूँगी। हमारे तमाम दर्शक हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं कोविड महामारी को लेकर, और कई बार लोगों को, जैसे कि आपने हमारे एक दर्शक को सुना होगा, उन्होंने कहा है कि हमारी तमाम रिसर्च जो है वो फेल हो चुकी हैं, हम पहले से कुछ पता नहीं लगा पाए, और यही वजह है कि आज जो ये दौर है वो चल रहा है। मैं चाहूँगी कि इस तरह के हमारे जो दर्शक हैं, जिनके मन में तमाम भ्रांतियाँ हैं, उनको लेकर आप कुछ कहें। जो अब तक की जो कोविड पे रिसर्च हुई है उसका पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है, और जो भी हमारी वैक्सीन हैं क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं तो उनके भी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, तभी अभी अवेलेबल हैं अभी, और उनका वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि रिसर्च फेल हो गई है, रिसर्च ऑलरेडी चल रही है, और रिसर्च का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव ही आ रहा है। और फ्यूचर में ऐसा है कि अभी कोवैक्सीन, कोविशील्ड है, DRDO की भी एक वैक्सीन आ चुकी है, तो इससे ये है कि हमारी जो रिसर्च है पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, और होपफुली विद इन 2 and 3 मंथ जो भी आउटपुट रहेंगे वो अच्छे रहेंगे, और इस कोविड महामारी के लिए जो भी वैक्सीन रहेगी वो कारगर साबित होगी। 80 to 85% कोवैक्सीन और कोविशील्ड का आउटपुट है आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल, और DRDO की भी आ चुकी है, वो भी बहुत जल्द कम टाइम में उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं हम इंडिया में ही, माइल्ड केस के लिए और वेरी सीवियर केस के लिए। तो ऐसा नहीं है कि रिसर्च फेल हो गई है, रिसर्च आगे भी जारी रहेगी और उसके अच्छे आउटपुट आते रहेंगे। जी बिल्कुल। अगली कॉलर हमारी भोपाल से ज्योति जुड़ी हुई है। जी ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं तो दोनों हाथ में अलग अलग सैचुरेशन आ रहे हैं, राइट हैंड का अलग आ रहा है और लेफ्ट का अलग आ रहा है, तो हम किसको मान लें? जी बिल्कुल, मैं आपका सवाल रख लेती हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपके सवाल डॉक्टर राकेश जी के सामने रख लेती हूँ। डॉक्टर राकेश जी, हमारी दर्शक हैं ज्योति जी, ये जानना चाह रही हैं कि हाथ में अलग अलग यदि पल्स मीटर लगाती हैं तो कई बार सैचुरेशन लेवल अलग अलग दिखाता है, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है, ये हम लोगों के 2 to 5% केसेस में कभी कभी देखा गया है कि सबक्लेवियन आर्टरी, जो हमारी जो हाथ को जो सप्लाई कर रही होती है आर्टरी, उसके ओरिजिन में ब्लॉक होता है और वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, सिम्प्टोमेटिक नहीं होता है। और कभी कभी जो है हमारे यहाँ पर गर्दन में एक रिब होती है, एसेसरी रिब उसको बोलते हैं, सर्वाइकल रिब, उसके कारण भी जो सबक्लेवियन आर्टरी में थोड़ा सा ब्लॉक होता है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों हाथों में सैचुरेशन हमारा डिफरेंट होगा अगर हम SpO2 दोनों हाथों में करेंगे। तो ये एक जिस ऐसी परिस्थिति में किसको सच माना जाए? सच उसको मानना चाहिए जिसमें कि सबसे ज़्यादा सैचुरेशन हो। ज़्यादा सैचुरेशन वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा। कम सैचुरेशन अगर होगा तो उसको आप निगलेक्ट करिए कि वो नहीं होगा। इसके अलावा डॉक्टर राकेश, एक यहाँ पर भ्रांति और भी है, मैं उसे भी क्लियर कर लेना चाहूँगी आपके माध्यम से। कई बार ऐसा कहा जा रहा है कि उंगलियों पर यदि कुछ लगा हुआ है, चाहे वो नेल पेंट हो या कुछ और लिक्विड लगा हो, तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, देखिए ऑक्सीमीटर में सेंसर होता है, सेंसर का जो है जो कांटेक्ट होता है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर उसके बीच में कोई भी फिल्म नाम की चीज़ है, जैसे नेल पॉलिश है या और कोई सोल्यूशन लगा हुआ है या कुछ, उसमें जो है हमेशा कंडक्शन में आएगी। सब चीज़ों को विशेष ध्यान देना है
और डिफरेंट जो है टाइम में डिफरेंट फिंगर्स को भी देखना है और क्लीन करके बिल्कुल फिंगर और उस पर लगा करके देखना है। ये अगर दोनों हाथों में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, एक में आ रहा है 80, एक में आ रहा है 94, तो हमें 94 को प्लस मानना चाहिए, अच्छा मानना चाहिए, 80 को नहीं मानना चाहिए। वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया है कि जो नस सप्लाई होती है हाथ में वो ब्लॉक हो सकती है। जी बिल्कुल। अगले कॉलर सुमेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुमेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है, मैंने कल सेकंड डोज ली थी जी। और डोज लेने के बाद रात को पूरी रात मेरा गला सूखता रहा है जी। क्या इसका डोज का कोई ये इफेक्ट हो सकता है क्या? दूसरा, पेट भी काफी भारी भारी हो रहा है और वैसे मैं बॉडी फिट हूँ, 1.25 घंटे डेली एक्सरसाइज ही करते हैं, खेलते भी हैं। कोई शुगर है, कोई कुछ नहीं है मेरे वैसे, लेकिन कल ही अचानक ये महसूस हुआ है। जी बिल्कुल सुमेर जी, आप लाइन पे बने रहिएगा। हालांकि कुछ साइड इफेक्ट वैक्सीन के जरूर है, लेकिन मैं डॉक्टर अनुराग से यहाँ पर सवाल कर लेती हूँ। डॉक्टर अनुराग जी, हमारे दर्शक इन्होंने वैक्सीन ली है, वैक्सीन लेने के बाद इनकी पहली शिकायत ये है कि प्यास बहुत ज्यादा लग रही है और थोड़ी सी हेवीनेस भी लग रही है। क्या ये साइड इफेक्ट्स हैं वैक्सीन के? इनका सवाल ये है। अभी तक ऐसे साइड इफेक्ट रिपोर्टेड तो नहीं है, लेकिन इंडिविजुअलाइज कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ भी साइड इफेक्ट हो सकता है। वो हम उस चीज को मना तो नहीं कर रहे हैं, बट अभी तक ऐसा रिपोर्टेड नहीं है। जनरली एलर्जी है, फीवर है, हेडेक है, रैशेज हैं, या कभी माइल्ड थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ सिनकोप या इस टाइप के लक्षण जरूर देखने को मिले हैं, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए एक ये पीपीआई इनहिबिटर और उस सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और पीसी भाटिया जी अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी पीसी भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अपना सवाल रखें आप। जी जी पीसी भाटिया जी, सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगी नेटवर्क में आके आप बात करें ताकि आपका सवाल हम ठीक प्रकार से सुन सकें। जी अब अपना सवाल करें आप। हेलो जी, आपसे अनुरोध करेंगे, आपकी आवाज़ हम तक ठीक प्रकार से पहुंच नहीं रही है, आप एक बार फिर से हमसे संपर्क साधने की कोशिश करें। धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। नमिता जी, आपके पास यहाँ पर मैं आऊँगी और मेंटल हेल्थ के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी दी, योग के बारे में भी जानकारी दी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज के दौर में मेंटल हेल्थ के साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ भी कितना अहम रोल निभा सकती है हम सबके स्वस्थ रहने में और साथ ही साथ कोविड पेशेंट को भी एक बार फिर से स्वस्थ बनाने में। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक भी डिसबैलेंस हुआ तो दूसरा अपने आप डिसबैलेंस हो जाता है। और कोविड पेशेंट के लिए अगर देखा जाए तो जो एक्सरसाइज होती है वो उसके लिए कंपलसरी होती है, पर वो जिस परेशानी से, अगर उसके अंदर ज्यादा सिम्टम्स नहीं है तब तो वो सही से कर सकता है, और अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा सिम्टम्स होते हैं तो उसको फिर अलग तरीके की ब्रीथिंग कराई जाती है जिससे उसको सांस को लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। तो उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग हो जाता है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि हम नॉस्ट्रल से अच्छे से डीप ब्रीथ कराते हैं और मुंह से संघ का आकार का यानी गोल बनाकर जितना ज्यादा श्वास को बाहर छोड़ने के लिए करते हैं उस तरीके से कराते हैं। उसके अलावा दूसरे प्रोसेस में मैं शॉर्टली आप लोग को बता रही हूँ, दोनों हाथों को रखकर हम उन्हें फील कराते हैं, उनको डीप ब्रेथ कराते हैं। तो ये जो कोविड पेशेंट जिनमें सिम्टम्स बहुत ज्यादा है उनको इस तरीके से कराया जाता है, हल्का फुल्का बॉडी मूवमेंट कराया जाता है। अगर कोविड पेशेंट इस प्रकार का है कि सिम्टम्स उसमें कम है तब उसे हल्की फुल्की और एक्सरसाइज कराने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो आपकी मंत्र थेरेपी है वो भी बहुत ज्यादा इसमें कारगर होती है। इसका वाइब्रेशन आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। लाफिंग थेरेपी है वो बहुत अच्छा इफेक्ट कर रहा है। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा क्रॉनिक स्थिति में नहीं है और वो अपने अंदर डर को फील कर रहा है तो वो लाफिंग के द्वारा भी अपने आप को बहुत अच्छा कर सकता है। कुछ आसन हैं जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, जिस तरीके से भुजंग आसन है, गोमुख आसन है, बाल आसन है, इसी प्रकार से उत्तान मंडूक आसन है। इन आसनों का प्रयोग करके हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, इनमें कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। किसी के घुटने में प्रॉब्लम है तो हम उसको अलग तरीके से कराते हैं। इसके अलावा कपालभाति प्राणायाम नॉर्मली लोग वन टाइप करते हैं, पर हम लोग थेरेपी पे जब काम करते हैं तो उन्हें हम डिफरेंट टाइप का कराते हैं जिससे कि उनकी नॉस्ट्रल क्लियर हो सके। उसके अलावा जो स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा प्रोसेस है, जैसे कि आपका स्टीम लेना बहुत बेस्ट है, बहुत कंपलसरी है। अगर वो आप लेते हैं तो बहुत आपको फायदा करता है। तो हम लोग जो स्टीम दिलवाते हैं।
जी बिल्कुल नमिता जी, आपके पास वापस लौट कर हम आएंगे। अशोक जी सिद्धार्थ नगर से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। जी अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैं अशोक नहीं, विवेक मैम। जी आप अपना सवाल करें। मैम एक्चुअली 10 दिन पहले एक हमारे रिलेटिव में मतलब कोरोना उनको आया था, रिपोर्ट उनका पॉजिटिव आया था जी। अब 10 डेज में क्या हुआ कि मतलब उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 98 है और वो मतलब गले में खराश भी नहीं है और मतलब भोजन का टेस्ट भी उनको मिल रहा है बट बुखार नहीं जा रहा है। तो मैं मतलब जानना चाहता हूँ कि रीजन क्या है कि बुखार क्यों नहीं जा रहा है। जी बुखार के अलावा क्या और कोई सिम्टम भी बना हुआ है? नहीं, ओनली बुखार है मैम। ठीक है, आप लाइन पे हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर अनुराग आपके पास आऊंगी। हमारे कॉलर हैं अशोक जी, इनके एक रिलेटिव हैं, उनका कहना है कि और कोई सिम्टम नहीं है लेकिन बुखार पिछले 10 दिनों से ज्यादा बना हुआ है, क्या करना चाहिए? अगर बहुत दिनों से बना हुआ है तो भी कोविड की जांच कराएं, आरटीपीसीआर कराएं। अगर नेगेटिव आता है तो बाकी चीजों की जांच कराएं। टाइफाइड हो सकता है, वायरल नॉर्मल वायरल हो सकता है, पर नॉर्मल वायरल धीरे धीरे अपने आप 5 से 7 दिन में चला जाता है, लेकिन कोविड की जांच जरूर कराएं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और मनोज जी कानपुर से पहले कॉल हमारे साथ लाइन पे जुड़े हैं। जी मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी क्या चाहता हूँ जी मैं डॉक्टर आर.के. वर्मा से पूछना चाहता हूँ कि कोरोना संक्रमण फेफड़ों में होने के बावजूद भी हृदय से मौत क्यों हो रही है, हार्ट अटैक से मौतें क्यों हो रही है, इसके संबंध में बचाव बताओ डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, आपका सवाल मैं ज़रूर रख लेती हूँ। डॉक्टर राकेश जी, यहाँ पर आपके पास आपके लिए सवाल है हमारे दर्शक का। इनका कहना है कि कोरोना संक्रमण में फेफड़ों में दिक्कत होती है लेकिन उसके बाद भी हृदय को लेकर क्यों परेशानी बनी हुई है, उसको लेकर आप इन्हें जानकारी दें। कि हृदय का इन्वॉल्वमेंट वेव, जैसे कोविड के बारे में हम आप थोड़ा सा हम लोग जी करना चाहेंगे। जब वेव 1 आई थी तो हम लोग केवल ये सोच रहे थे कि लंग 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 और बाकी वो लंग तक सीमित था। वेव 2 आई है तो लंग और हार्ट को हार्ट को भी इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। ये चीज़ हम लोगों ने जो है थोड़ी हम लोगों से गलतियां भी हुई हैं, क्योंकि इसको पहचानने में हम लोगों ने थोड़ी देरी किया है कि हमारा जो है कोविड की डेथ जो हो रही है लंग से ज़्यादा हो रही है, हार्ट से ज़्यादा हो रही है। मेरे ख्याल से जो हमारी अपनी ओपिनियन है, जो हम लोगों ने अपना एसेस किया है, उसमें इस समय जो मॉर्टलिटी रेट इज बिकॉज ऑफ द कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, मतलब हार्ट के इन्वॉल्वमेंट के कारण ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। और हार्ट के इन्वॉल्वमेंट में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या तो हार्ट ब्लॉक हो रहा है, या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है, या हार्ट फेल हो रहा है। तो हार्ट फेल, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जब मांसपेशियां उसकी कमजोर हो जाती हैं तो हार्ट फेल हो रहा है और पंपिंग कम हो रही है, जिसके कारण जो है हार्ट लंग दोनों फेल हो जा रहे हैं। दूसरा चीज है, जब अगर गति के डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी हो रहा है, वीएफ हो रहा है और अरेस्ट हो रहा है। और तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज की तरह सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है और आरबीसीज के रूले हैं कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक कर रहे हैं, और जो प्लेक पहले से है तो सॉफ्ट प्लेक है तो वो रप्चर हो रहा है। इस तरह से वो कोरोनरी आर्टरीज की तरह ब्लॉकेज की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए जो डेथ्स जो है हम लोग जो अब समझ पा रहे हैं कि ज़्यादातर हम लोगों को जो डेथ हो रही है इस समय कोविड से, वो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा हो रही है। और इसके लिए हम लोगों को सावधानी बहुत ही बेहतर रखनी चाहिए। और एंटीप्लेटलेट जब भी कोई पेशेंट है तब भी उस सभी पेशेंट्स में हमें एंटीप्लेटलेट, एटोरोस्टैटिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, इफ पॉसिबल लेटर ऑन ओरल एंटीवायलेंट को स्टार्ट हमें कर देना चाहिए फॉर 6 to 8 वीक। दिस शुड बी अ प्रोटोकॉल फ्रॉम माय साइड। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और पीसी भाटिया जी हमारे साथ एक बार फिर से लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पीसी भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू मैडम। अब आवाज आ रही है? जी आ रही है, अपना सवाल करें आप। जी एक्चुअली मैडम मेरे को 10 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट मेरी जी। अच्छा, फिर मैंने ट्रीटमेंट लेके 26 तारीख को दोबारा टेस्ट कराया है, 26 अप्रैल को फिर मेरी पॉजिटिव आई है जी, है ना। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम जरा भी नहीं है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल हो गया है बिल्कुल। लेकिन रिपोर्ट अभी भी पॉजिटिव है और मेरी शुगर बढ़ रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा और कोई समस्या है? बीपी वगैरह है, मेडिसिन लेता हूँ मैं, बीपी है, शुगर है, ये सब चीज की मेडिसिन। अच्छा है पहले से है पीसी भाटिया जी? जी पीसी भाटिया जी, डायबिटी का पहले से है? जी 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 आप कृपया लाइन पे बने रहिएगा, हम डॉक्टर अनुराग के पास चलते हैं। जी डॉक्टर अनुराग, यहाँ पर हमारे दर्शक है पीसी भाटिया जी, समस्या बनी हुई है, कोविड पॉजिटिव रहे हैं और उसके बाद 26 अप्रैल को जो रिपोर्ट कराई है उसमें दोबारा से ये पॉजिटिव आए हैं, डायबिटिक हैं, बीपी पेशेंट हैं, जानना चाहते हैं अब क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, सबसे पहले तो अपनी शुगर कंट्रोल करें किसी भी तरीके से।
चाहे वो इंसुलिन लेनी पड़े, चाहे वो गोलियां बढ़ानी पड़े। शुगर बहुत ही खतरनाक चीज है कोविड के उस पे बीमारी में। तो शुगर अपनी कंट्रोल करें, अपने कंसल्टेंट से बात करें। एनी हाउ द शुगर शुड बी मेंटेन्ड। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ये सब भाई बहन है आपस में। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कार्डियक, अगर एक भी बीमारी होती है तो हम उसको कार्डियक पेशेंट मान लेते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट हमारे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा वो भी इस पे प्रकाश डालेंगे तो और अच्छा लगेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि सब चीजें अगर कंट्रोल रहेंगी तो पेशेंट थोड़ा सा कोविड रिकवरी में और इजी हो जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर राकेश जी, आपके पास मैं आ जाती हूँ। हमारे जो पेशेंट कॉलर हैं पीसी भाटिया जी, इनकी समस्या पर आपसे भी राय लेना चाहेंगे। समस्या ये है कि कोविड पॉजिटिव हुए थे, 10 दिनों बाद रिपोर्ट कराई, 26 अप्रैल को भी पॉजिटिव आए हैं, डायबिटिक भी हैं और साथ ही साथ बीपी के मरीज भी हैं। तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं तो सेकेंडरी जो है इन्फेक्शन होने के, वायरस तो अपना 15 दिन में साइकिल कंप्लीट कर लिया, सपोज करो छोड़ सकता है, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, दे आर मोर प्रोन इफ द डायबिटीज इज अनकंट्रोल्ड। तो हमें सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमें शुगर को जो है हर हालत में नियंत्रित रखना है, चाहे तो हमें इंसुलिन लेनी पड़े या चाहे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं उनकी डोज बढ़ानी पड़े, एडजस्ट करानी पड़े, और उसको हमें करना ही करना है। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना ही करना है। जी बिल्कुल। उड़ीसा से अगली कॉल हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बता दें। सत्यनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी जी, अपना सवाल करें आप। पूछ रहा था कि मैं ये पूछ रहा था कि मेरे को ये बीच में बुखार हो गया था 4-5 दिन, तो मैं कितना गैस में ये सेकंड डोज वैक्सीन लूंगा? जी, आपको बुखार है, बुखार के अलावा और क्या समस्या है? नहीं, बुखार हो गया तो बुखार ठीक भी हो गया मैडम, मेरे को बुखार ठीक हुआ 5-6 दिन हो गया। जी, इसके अलावा और कोई परेशानी आपको? नहीं, और मेरे को कोई असुविधा नहीं है। उसी टाइम में ये जरा बहुत खास करता है। टेस्ट करवाया है सत्यनारायण जी? क्या आपने अपना RT-PCR टेस्ट करवाया? नहीं, वो टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ा मैडम। वो ये मतलब ये घर में रह के क्वारंटाइन किया था ना डॉक्टर के, उसी में ही करवा लिया था मैं। जी, अब आप क्या जानना चाहते हैं? अब यदि बुखार ठीक हो गया है तो अब क्या समस्या बनी हुई है? हाँ, तो सर मैडम मैं ये पूछ रहा था कि कितना दिन के अभी मैं सेकंड डोज लूंगा वैक्सीन, तो मैं ले सकता हूँ क्या? 5-6 दिन हो गया मेरे को बुखार होते। ठीक है डॉक्टर अनुराग, यहाँ पर आपके पास आऊंगी। सत्यनारायण जी उड़ीसा से हमारे कॉलर हैं, जानना चाहते हैं कि बुखार था, ठीक हो चुका है, अब कितने दिनों के बाद वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं? देखिए, अगर सिम्टम फ्री हैं तो 25 दिन से लेके 1.5 महीना कम से कम वेट करें, उसके बाद में ये वैक्सीनेशन करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, आपके पास मैं आना चाहूँगी। कई मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, हमने आपसे कोविशील्ड को वैक्सीन को लेकर बात की है। इसके अलावा दावा ये भी किया जा रहा है कि होम्योपैथी में भी कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो लोगों के लिए कारगर साबित हो सकती हैं। आपके माध्यम से यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या यदि लोग होम्योपैथी की ओर आगे बढ़ रहे हैं आज के दौर में, तो क्या उन्हें इसका सहारा लेना चाहिए? अभी तक तो ऐसी कोई रिसर्च नहीं आई है कि होम्योपैथी की कोई अभी मेडिसिन आई है कोविड के लिए, बट इस पे भी रिसर्च चल रही है कि हम होम्योपैथ के थ्रू भी जा रहे हैं कि कोई अच्छी मेडिसिन आए, बट अभी तक तो कोई ऐसी मेडिसिन आई नहीं है जो कोविड के इलाज में कारगर हो। जो भी जी, कुछ ऐसी मेडिसिन है जैसे एस्पिडोफर्मा या इस तरह की आर्सेनिक एल्बम 30 की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी बूस्टर है, लिया जा सकता है, तो क्या लोग ले सकते हैं इन्हें? इनको हम एज ए कोविड ट्रीटमेंट तो ले नहीं सकते, बट एज पर रूल देखा जाए ये सिर्फ हमारी इम्यूनिटी डेवलप करने का काम करती है। इसको हम ऐसे तो ले नहीं सकते कि हमारा कोविड हो गया है और हम इनको स्टार्ट कर दें, बट इसको भी हम प्रॉपर होम्योपैथ के डॉक्टर से डिस्कस करके ही ले सकते हैं कि ये सारी जब कारगर हो हमारे सिर्फ इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, और इम्यूनिटी पे ही डिपेंड करता है कि हमारा जो वायरल लोड है वो कितना है, हमारी बॉडी कितना फाइट कर रही है। बट यही है कि हम जो भी करेंगे एज पर अपनी इम्यूनिटी के लिए ही यूज करेंगे इसको,
हम कोविड ट्रीटमेंट के लिए नहीं कर सकते। बिल्कुल। डॉक्टर राकेश जी, आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल तो ये मेरा यहाँ पर ये है, कार्डियक के बारे में हमने बात की है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो पहले से हार्ट पेशेंट रहे हों, जिनको पहले हार्ट अटैक आ चुका हो या फिर कार्डियक की दवाइयाँ उनकी चल रही हों, सबसे पहले तो यदि उन्हें कोविड हो जाता है तो क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है और कैसे अपना ख्याल रखना है? कि यदि लेबल्ड कोरोनरी आर्टरी डिसीज या हार्ट डिसीज या और डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोमार्बिड कंडीशंस हैं, अगर हमें कोविड हुआ है तो हमें उन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे में जो ये सारे जो है जितने भी मल्टी आर्गन को इन्वॉल्वमेंट करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हार्ट को हार्ट नहीं, हार्ट लंग को भी जाएगा, किडनी भी, सब चीज़ इन्वॉल्वमेंट होता रहता है। ऐसी परिस्थिति में हर चीज़ का ध्यान देना है। और अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, इन सभी को साथ में लेते हुए मैनेज करना है जो है कोविड को। और जब कोविड होता है तो हमारी बांटी जाती है, जिसके कारण हमारा शुगर बढ़ सकता है, हमारी जो है हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ सकता है, हमारा जो है एंजाइना प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो द डोज शुड बी रेगुलेटेड। एंटी एंजाइनल ड्रग की हमें डोज बढ़ानी पड़ सकती है, और हमें जो है बहुत ही टाइट्रेटेड वे में जो है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन देना है। और हमें जो ब्लड प्रेशर है उसको भी रेगुलेट करने के लिए ब्लड प्रेशर की दवाई को भी रेगुलेट करना है, और बाकी मल्टीपल आर्गन के जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उसको साथ में लेकर चलना है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो रोल आया है निखर के, वो विटामिन सी का आया है। द हाई डोज ऑफ विटामिन सी इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द कोविड और मल्टी आर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। हाई डोज विटामिन सी को हमें बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में देना ही देना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग, आपके पास यहाँ पर आऊँगी। इस समय का जो दौर है, ऐसे में कई लोग ओवर कॉन्शियस भी हो रहे हैं, और यदि व्यक्ति स्वस्थ भी है उसके बावजूद भी लोगों को कहा जा रहा है कि ये दवाई ले सकते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, या फिर हमें लाइफस्टाइल में बदलाव, तो अच्छी बात है, लाइफस्टाइल में बदलाव हमें करना चाहिए और कर रहे हैं, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति को क्या आज के दौर में अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दवाइयाँ लेना ठीक है? जी देखिए, हमारे समाज में हर आदमी एक डॉक्टर है। कोई ना कोई मेडिसिन वो बताता है, कोई नींबू बताएगा, कोई आंवला बताएगा, कोई दुनिया की चीज बची नहीं होगी। एक व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज बड़ा अच्छा सा सर्कुलेट हो रहा है, तो उसमें लास्ट में डॉक्टर से वो पूछता है मरीज कि डॉक्टर साहब मैंने इतनी चीजें ले ली हैं, बताइए मैं और कुछ लेना है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब केवल नाभि में तीर लगेगा तभी तुम मर पाओगे, वरना तुम अमर हो गए हो। इतनी चीजें वो ऑलरेडी ले चुका था। तो हमारे ख्याल से इतनी चीजों की आवश्यकता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रूव्ड कि वो बेनिफिशियल है। और कुछ गिनी चुनी चीजें हैं जो भाई रामदेव बाबा ने कोरोनरी बता दी, च्यवनप्राश उधर अक्षय कुमार ने बता दिया, तो हर आदमी ने कुछ ना कुछ ऐसा बताया है। आप लिमिटेड चीजें जो डॉक्टर बता रहा है वो लीजिए, वो सफिशिएंट है। विटामिन सी अगर इफेक्टिव है तो विटामिन सी डॉक्टर बता रहे हैं, जिंक बता रहे हैं, आइवरमेक्टिन बता रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन बता रहे हैं, सब तो डॉक्टर साहब ने बता दिया। अब एडिशनल अगर आपको कुछ लेना है तो आप लेते रहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर अनुराग। डॉक्टर अनुराग, आपका यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। डॉक्टर राकेश जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपने हमारे तमाम दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमिता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी साधन बताएं जिसके माध्यम से हमारे दर्शक आज के समय में हेल्दी रह सकते हैं। और डॉक्टर अनिल, आपने भी हमारे दर्शकों के सामने एक साफ तौर पर रखा है कि क्या कुछ हमें करना चाहिए आज के दौर में, और कैसे अपने को बैलेंस रख के हम आज के दौर से निकल सकते हैं, और किस पर हमें विश्वास करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक बार फिर से अपने दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारा यही प्रयास है कि हम आप तक सही जानकारी पहुंचाएं, एक्सपर्ट्स के माध्यम से जानकारी पहुंचाएं, जिससे आप सही गाइडेंस के माध्यम से ना केवल इस बीमारी से बाहर निकल सके, बल्कि अपने आसपास के लोगों को सही राह भी दिखा सकें। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। एक बार फिर से आपसे अपील करना चाहूंगी, कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहें, मास्क का प्रयोग करते रहें। अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात करेंगे। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।